हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल मैडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो देखो यार, ये जो टॉपिक है ये बहुत बेसिक टॉपिक है जो आईटी जेई में पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसके आए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब हम लोग गैसेज स्टेट पढ़ेंगे आगे, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड अदर चैप्टर्स जो हैं, तो क्वेश्चन में बीच में टॉपिक आ जाता है जिससे हमें डेटा उठाकर उसमें उन फॉर्मूलों में पुट करना पड़ता है। तो दैट इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर में आगे यूज आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में पूरे 2 साल तक आपको यूज में आएगा, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और बिना बातचीत के स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ, छोड़ो यार वो तो पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल, पहले मैं बेसिक अप्रोच आपको बता दूं। आइसोटोप्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा। आइसोटोप्स आइसोटोप बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने दिया Cl17 और Cl17 35 एंड 37। तो Cl के जो एलिमेंट मिलता है क्लोरीन, ठीक है। यह एलिमेंट अर्थ में दो फॉर्म में मिलता है, Cl35 एंड Cl75। तो ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। तो दोज एलिमेंट्स या दोज स्पेसीज which having same atomic number but different mass number is called isotope। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो टोपा हो, ठीक है, वहां से पढ़ लेना। क्लियर है। तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये आइसोटोप्स हो गए। अब क्या होता है यार कि जब अर्थ क्रस्ट में ये क्लोरीन मिलता है तो इसका जो परसेंटेज होता है वो 75% होता है और इसका जो होता है वो 25% होता है। क्लियर है। तो अब पीरियोडिक टेबल जब बनी तो इस एलिमेंट को आप पुट करना था। अब एटॉमिक नंबर तो 17 समझ में आ रहा है, लेकिन मास नंबर क्या होगा। तो मास नंबर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल्स अगर हुए तो उसको बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो मैं वही डिस्कस करूंगा और फिर बाद में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं जैसा समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे ही सीखते हैं, ठीक है। तो सपोज कि जो एलिमेंट है वो एक फॉर्म में मिले, सॉरी 2 और मोर फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। उसके आइसोटोप 2 है या उससे भी ज़्यादा है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है E, और इस ई एलिमेंट के 3 आइसोटोप है, E1, E2 एंड E3। क्लियर है। E1, E2 एंड E3। आइसोटोप का मतलब इसका मास जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये एक एलिमेंट ई है और उसके 3 आइसोटोप्स हैं। पहला E1, E2, E3। क्लियर है। और इसका जो मोलर मास है, मोलर मास या एटॉमिक मास लिख लेते हैं। 1 मोल का होगा तो मोलर मास होगा। तो एटॉमिक मास इसका दिया है M1, M2 एंड M3। क्लियर है। और एटॉमिक नंबर जो होगा इसका वो Z सेम दिया हुआ है। क्लियर है। अब यार देखो गिवन क्या होगा, गिवन जो होगा वो क्वेश्चन में आपको रेशियो होगा, रेशियो या तो परसेंटेज। तो अगर रेशियो इसका दिया है A/B/C, मतलब A/B/C, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले एलिमेंट E1 का मोलर मास या एटॉमिक मास क्या है, M1 इंटू इसका रेशियो है A प्लस M2 इंटू B प्लस M3 इंटू C डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल रेशियो A प्लस B प्लस C।
क्लियर है? तो ये हमने कब एटॉमिक मास निकाला है, एवरेज एटॉमिक मास जब फाइंड आउट किया, जब गिवन क्या है, इनका रेशियो दिया है A रेशियो B रेशियो C। फॉर एग्जाम्पल अगर गिवन जो है वो परसेंटेज है, अगर परसेंटेज गिवन है तो मान लो x परसेंटेज, y परसेंटेज, z, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन फॉर्म ऑफ रेशियो, और ये हम फाइंड आउट करने वाले इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लेंगे एलिमेंट का, m1 इंटू परसेंटेज x प्लस m2 इंटू परसेंटेज y प्लस m3 इंटू परसेंटेज z, और तीनों का सम जब करेंगे a प्लस b प्लस c तो कितना आ जाएगा 100%। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, एवरेज एटॉमिक मास का। When the ratio are given, then we calculate average atomic mass by this formula. When percentage are given, then we calculate the average atomic mass by this formula. ओके, सबको क्लियर है? तो अभी मैंने एग्जांपल में क्या बताया था, क्लोरीन के क्या थे, दो आइसोटोप Cl 1735 और Cl 1737, इनका परसेंटेज यार क्या था 75% और 25%। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे इजली, तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35.5। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप देखोगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 मिलेगा और मास नंबर जो होगा इसका वो मिलेगा आपको 35.5। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मैं इसको रख कर देता हूँ। अब यार हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और उसका जो गिवन डेटा है बोर्ड पे लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ। तो चलो यार पहले हम लोग आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। यह पूछा गया है आईआईटी में, हाँ ये पूछा गया जेई 2009 में। क्वेश्चन क्या है कि गिवन दैट द आइसोटोप ऑफ आयरन, आयरन का आइसोटोप दिया है Fe, इसका दिया है 54, Fe 56 और Fe 57। ओके, तो इसका मास नंबर दिया है जो इन्होंने नीचे दिया है, इसका ये क्या है मास नंबर है, और परसेंटेज दिया है इन्होंने, दैट इज एटॉमिक मास। सिंपल ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने, एटॉमिक मास ही दिया हुआ है। क्लियर है? तो हम लोग इसको ऊपर लिख लेते हैं 54, 56 and 57, that is a mass number, and the given percentage is 5%, 90% and 5%। तो बताना है एटॉमिक मास ऑफ आयरन। अब यार देखो इतना इजी क्वेश्चन है, ये आईआईटी में पूछा गया है, आईआईटी से ही 2003 में। आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5%, 90% और 5%। तो एवरेज एटॉमिक मास अभी मैंने बताया कैसे निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, सब परसेंटेज को ऐड करोगे तो आ जाएगा 100। ये उसका आ जाएगा क्या आंसर। तो अब स्टूडेंट पूछता सर इतना इजी क्वेश्चन आईआईटी में क्यों पूछा। देखो यार आईआईटी का जो पैटर्न होता है, ठीक, उसमें मॉडरेट क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं, लेकिन सब कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वो इसलिए क्वेश्चन इजी दे देते हैं कि 3 घंटे जब बच्चा जाके एग्जाम देगा तो बोर ना हो जाए। ठीक है, पता चला घर जाए और घर में आके उसके दिमाग में कुछ खुरापात है, यार मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, बर्बाद हो गया मैं तो आईआईटी 1-2 क्वेश्चन दे देता है कि तुम खुश होके वापस आ जाओ घर, ये 1-2 क्वेश्चन कर दो। पे किया है ना यार ऑनलाइन, तो जब आपने एप्लीकेशन फ़ी दी है, उनको टेस्ट की फ़ी दी है,
तो एक दो क्वेश्चन तो करने लायक वो दे ही देते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिस बच्चे ने पढ़े हुए हैं 12th के वो एक दो क्वेश्चन कर ले, लेकिन ये यार रैंक डिसाइड कभी नहीं करता है। सबको समझ में आ गया? तो एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट को आ रहा है वो कभी रैंक को डिसाइड करेगा नहीं। क्लियर है? जितना टफ पेपर बनेगा अच्छे बच्चे की रैंक उतनी अच्छी आती है। क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट सुन लो, मैंने बोला कि व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन NaOH रिएक्ट विद HCl, तो हर बच्चे का आंसर आएगा NaCl। अब यार ये क्वेश्चन जब सब बच्चों को पता है तो ये क्वेश्चन बेकार हो गया ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब नहीं बचा हुआ है। क्लियर है? तो IIT एक दो क्वेश्चन इजी देता है तो उस पर खुश मत हो, कितना इजी क्वेश्चन मिलेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन इस क्वेश्चन पे नहीं और भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम मैनेजमेंट में कितनी क्विकली क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको मैं रीड करता हूँ और बताता हूँ। बोल रहा है कि एक एलिमेंट X है जिसके 3 आइसोटोप दिए गए हैं। क्लियर है? तो एलिमेंट इसने दिए हैं X, तो X एलिमेंट क्या है यार? X एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप हैं। मैं लिख देता हूँ आपको समझ में आए। X20, X21 एंड X22। क्लियर है? कह रहा है परसेंटेज जो दिया है इसका, परसेंटेज गिवन है, गिवन परसेंटेज X20 का दिया है 90% एंड एवरेज एटॉमिक मास, मास जो है वो दिया है 20.11। क्लियर है? ये दिया है 20.11। तो यार देखो 20.11 दिया है, कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ X21 शुड बी, ये परसेंटेज निकालना है। क्लियर है? तो कैसे करोगे सॉल्व इसको, देखते हैं। यार अगर हम लोग X दिया है, X एलिमेंट के 3 आइसोटोप दिए हैं जिनका मास दिया है 20, 21, 22। ओके, तो अगर हम इसको परसेंटेज देखो, टोटल क्या होगा, सम 100 होगा। तो इसका परसेंटेज अगर हम लोग A ले लें, कितना ले लें A, और टोटल सम कितना है 100, तो बचा हुआ कितना होगा 10 में, बताओ ये दोनों होंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस A कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, क्या हो जाएगा देखो 90 इंटू 20 प्लस 21 इंटू A प्लस 22 इंटू 10 माइनस A डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व कर लोगे आप, जब सॉल्व कर लोगे 2011 ये 1800 प्लस 21A प्लस 220 माइनस 22A, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करें 220 माइनस 22A, तो यहाँ बचेगा A बचेगा, तो A इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ बचेगा माइनस A को इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा 1800 प्लस 220 माइनस 2011। क्लियर है? तो इसको यार सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2020 माइनस 2011, क्या आ जाएगा 9। ओके, तो 9%, ये 9% होगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा ये 1% और ये दिया है 90%। तो आंसर फाइंड आउट हो गया। ये भी यार बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यार दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो परसेंटेज देगा तो एवरेज एटॉमिक मास पूछेगा, और एवरेज एटॉमिक मास देगा तो परसेंटेज पूछेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब सिमिलर क्वेश्चन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक और कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Ag109, इसका परसेंटेज बताना। तो मान लो X% ले लिया और इसके दो आइसोटोप दिए हैं 109 एंड 107, तो Ag का 107 दिया है। क्लियर है? अगर ये बताओ X होगा
तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना है हमको। और इसका एवरेज एटॉमिक मास दिया है 108.5। तो सिल्वर का जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 108.5 दिया है। तो यार फिर से हम लोग कर लेंगे, एक्स निकालना है तो टोटल सम कितना होगा 100 होगा, तो दैट इज 100 माइनस एक्स। तो कैसे निकालोगे यार, 109 इंटू एक्स प्लस 107 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आपको बता देता हूँ, एक्स आ जाएगा 75%। क्लियर है, आया समझ में? तो आई होप आपको एवरेज एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास की। तो यार एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जैसे मैंने कहा कि एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस में दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है या 3 मॉलिक्यूल से बना है। ये सब्सटेंस जो है 3 मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल को हम लोग M01 ले लेते हैं, M02 और M03। क्लियर है, M01, M02 एंड M03। क्लियर है, और इसका जो मोलर मास है, चलो सेम सिंबल हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल को हम लोग 1 2 3 ले लेते हैं। दैट इज द सिंबल ऑफ मॉलिक्यूल 1 2 3। ये 3 मॉलिक्यूल से बना हुआ सब्सटेंस है और इनका जो मॉलिक्यूल का मोलर मास है, मोलर मास वो दिया हुआ है M1 M2 M3। और इसका अगर रेशियो दिया है, रेशियो दिया है A रेशियो B रेशियो C। तो सिमिलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास सेम पैटर्न से फाइंड आउट करेंगे। कैसे होगा, पहले मॉलिक्यूल का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास M1 इंटू ए प्लस M2 इंटू बी प्लस M3 इंटू सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, तो ये हो गया एवरेज मॉलिक्यूलर मास व्हेन रेशियो आर गिवन। अगर परसेंटेज दिया है x y z, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग इजीली। दैट इज M1x प्लस M2y प्लस M3z डिवाइडेड बाई x प्लस y प्लस z, ये आ जाएगा 100। तो सेम पैटर्न होगा और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे इसको भी हम लोग इजीली वैसे ही कर लेंगे। ठीक, तो कोई बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है ये सबको, तब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है इस पे, हाँ यार ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन कराता हूँ। कह रहा है कि ड्राई एयर में, जो हमारी ड्राई एयर होती है, ड्राई एयर, वो कह रहा है इस ड्राई एयर में 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है O2। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ड्राई एयर, मोलर मास ऑफ ड्राई एयर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ड्राई एयर में क्या है, दे रहा है ये 80% नाइट्रोजन है। तो अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे तो एयर में 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 2% में सब गैसेज होती हैं। लेकिन बहुत सारी गैसेज होती है, इसने 2% को इसने क्या नाइट्रोजन में ही ऐड करके 80% बना दिया है। तो कोई बात नहीं, तो ड्राई एयर है, ये भी एक गैस की तरीके बिहेव करेगी। तो इसका मोलर मास ऑफ ड्राई एयर दैट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालोगे यार, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 इंटू 2 28 इंटू 80 प्लस 32 इंटू 20
डिवाइडेड बाई 100, जब ये सॉल्व करोगे 28.5 आ जाएगा। क्लियर है? ये आ गया होगा समझ में आपको। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, तो रब कर देता हूँ मैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस पे, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कह रहा 1 मोल ऑफ ए मिक्सचर ऑफ N2NO2 एंड N2O4, मतलब N2NO2 एंड N2O4। क्लियर है? इन सबके मोल्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1 मोल, और उसका मोलर मास दिया है 55.4। तो अगर इसके हम लोग मोल N1 ले लें, इसके N2 ले लें और N3, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है N1 प्लस N2 प्लस N3, ये आ जाएगा 1। क्लियर है सबको? और कह रहा है कि इसका एवरेज मोलर मास दिया है 55.4। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। कह रहा ऑन हीटिंग टू द टेम्परेचर एट विच N2O4 dissociated to give 2NO2, ठीक है, and the mean molar mass tend to the lower value of this। तो अब जो इसका इस कंडीशन पे अब जो नाउ एवरेज मोलर मास है वो हो जाता है 39.57। तो कह रहा व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ N2NO2 एंड N2O4 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। मतलब हमको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है N1 रेशियो N2 रेशियो N3। I repeat this question. 1 mole of mixture of N2NO2 and N2O4 has a mean molar mass of 55.4 on heating to a temperature at which N2O4 is completely dissociated into, according to the reaction, N2O4 now gives 2NO2. The mean molar mass tend to the lower value 39.57. What is the mole ratio of N2NO2 and N2O4 in the original mixture? क्लियर है? तो यार ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये आपने कर लिया तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है, और मैं सोल्यूशन तो इसका बताऊंगा आपको। क्लियर है? तो लेकिन आप डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखना, वीडियो पॉज कर लेना, एक बार ट्राई करना, और उसके बाद फिर आप वीडियो को देखना कि आपने सही सोचा है कि नहीं सोचा है। तो हम इसका अब सोल्यूशन करेंगे। तो यार ये रेशियो निकालना है N1 रेशियो N2 रेशियो N3। तो पहले जो गिवन है उससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी? मोल के रेशियो हमने ले रखे हैं N1 N2 N3, सम दिया हुआ है 1, ठीक है, तो रेशियो ले लिया N1 N2 N3। तो कैसे करेंगे? पहले इक्वेशन 55.4 इक्वल टू रेशियो हमने लिया N1 N2 और N3 ले रखे हैं, तो इसका 28 N1 प्लस नेट्स का मोलर मास हो जाएगा 14, NO2 का मोलर मास निकाल लेते हैं साइड में, 14 32 46 N2 प्लस N2O4 का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा इसका 92 N3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। क्लियर है? तो मैंने रेशियो ले लिया मोल के N1 N2 और N3। तो पहली इक्वेशन ये बन गई।
ये आ गई इक्वेशन 1। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन डिकम्पोजिशन, जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल मोल कितने हैं N2O4 के, N2O4 के इनिशियल मोल क्या है N3 है, और 2NO2, तो NO2 के इनिशियल मोल कितने हैं N2 है। जब t इक्वल टू टी कंप्लीट, रिएक्शन पूरी एंड हो जाती है तो डिकम्पोज हो जाती है, तो N3 में से N3 चला जाएगा, पूरा खत्म हो गया। तो अगर देखो इसका एक मोल कम होगा तो इसके 2 मोल बनेंगे, तो N3 में क्या होगा, N3 जब कम होगा, जब इसका N3 कम होगा तो उसके कितने मोल बनेंगे, डबल बनेंगे, 2N3 प्लस N2 ऑलरेडी है। ओके, तो अब जो मिक्सर है उसमें क्या क्या बचा है, N2 तो हमारा यार रहेगा क्या N1, और N2O4 डिकम्पोज हो गया है, तो मिक्सर में NO2 बचेगा 2N3 प्लस N2, और इसका जो रेशियो है मोलर मास है वो देखो क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया इसी वजह से क्योंकि N2O4 नहीं रहा। तो अब इसका क्या रखेंगे इक्वेशन 39 प्लस 39.57, तो याद आएगा N2 28 N1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसका आ जाएगा 46, और ये आ जाएगा 2N3 प्लस N2, और टोटल मोल्स जब देखेंगे रेशियो दिया हुआ है तो ये आ जाएगा N1 प्लस 2N3 प्लस N2। इसको यार थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा 28 N1 प्लस ये आ जाएगा 92 N3 प्लस 46 N2 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3 और प्लस N3 लिख सकते हैं। अब देखो यार इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये कैसे होगा 39.57। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये इक्वेशन कहाँ लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी है, अगर हम देखें पहले वाले से तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें ये पार्ट, तो इसको हम लोग यूजली क्या लिख सकते हैं 28 N1 प्लस 46 N2 प्लस 92 N3 को ये लिख सकते हैं 54। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 55.4 डिवाइडेड बाई 20 N1 प्लस 46 N2 प्लस 92 N3 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम क्या है 1 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू देखो कहाँ रख देंगे वहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी है 55.4, दैट इज 55.4 डिवाइडेड बाई इसका सम कितना होता है 1 प्लस N3। यार इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो 39.57 प्लस 39.57 N3 और 55.4, यहाँ से क्या करोगे आप लोग, यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो N3 हमको पता चल जाएगा, ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना, N3 आ गया। N3 आने के बाद जब N3 आप कैलकुलेट कर लोगे तो इक्वेशन ये लिखी हुई है N1 N2 प्लस N3 का सम क्या दिया है 1, तो उसको मैं बोल देता हूँ 1, क्लियर है, और ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी 2, और ये N3 की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर, ये इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 1 और 2 में जब N3 की वैल्यू पुट करोगे तो N1 N2 में इक्वेशंस आ जाएंगी और 2 इक्वेशन आएंगी, हम दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा क्या N1 N2 एंड N3। क्लियर है सबको, बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आपको करनी है वो आप कर लोगे। N3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, N3 की वैल्यू यहाँ रख दोगे, आपको N1 प्लस N2 में एक इक्वेशन आ जाएगी 1 से बन जाएगी, और यहाँ पे N3 की वैल्यू रखोगे तो N1 N2 में यहाँ इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो आप फाइंड आउट कर लोगे तो N1 N2 N3 तीनों मिल जाएंगे, उसके बाद आप इजीली उसका रेशियो लिख सकते हो। क्लियर है सबको, आया समझ में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा या कमेंट्स में लिख दूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं तो मुझे यार सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, वो आप घर में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझा दिया कि एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन होगा, दैट इज STP और NTP पे वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।
मेहनत मेरी, भरोसा आपका। बाय, टेक केयर।